लव रिवर्ट अगेन एपिसोड 56। कबीर जी पूनम जी को देख बोल पड़े थे। पूनम, अब यह बात तो गलत है। मैंने आपको कहा ना मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर आप इस तरह से नाराज क्यों हो रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आपको यूँ नाराज छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। आयांश भी पूनम जी को गुस्सा देख हंस पड़ा और बोला, अरे मेरी प्यारी सी मॉम, जाने दीजिए ना। हम पापा के जाने के बाद मस्ती करेंगे और ब्रो ने आपके लिए काफ़ी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है जो आपको पापा की याद नहीं आने देगी। क्यों ब्रो, मैंने ठीक कहा ना? आयांश की बात सुनकर रेहान ने उसे घूरा। बेचारा आयांश चुपचाप मुंह पर उंगली रखकर बैठ गया, जिसे देख पूनम जी अपनी हंसी को रोक नहीं पाई थी और मेरा बच्चा कहकर अपने हाथों से एक बाइट आयांश की तरफ बढ़ा दी, जिसे कबीर जी ने जल्दी से आकर खा लिया। और पूनम जी भी अब अपने आप को रोक नहीं पाई और कबीर से बोल पड़ी, बच्चों के कहने से आपको जाने दे रही हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि आप जल्दी वापस आ जाएंगे। कबीर जी भी पूनम जी की बातों को सुनकर अपना सर झुकाकर बोल पड़े, जो आज्ञा आपकी मेरी आका, ये गुलाम वही करेगा जो आपकी फरमाइश होगी। उनकी बातों को सुनकर सब हंस पड़े और आयांश ने मौका देखकर अपना फ़ोन चला दिया, जिसमें उनका फैमिली सॉन्ग था। वो गाने लगा था, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। पूनम जी और बाकी सब लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। सब लोगों ने मिलकर कबीर जी को एक फैमिली हग किया, क्योंकि कबीर जी कल सुबह ही जाने वाले थे। जब वो जाते शायद तब तक सब बच्चे सो रहे होते। आयांश और पुलका का तो उन्हें पता था, जब वो दोनों एक बार सो जाते हैं तो उनके सामने कितने भी ढोल ताशे बजा लो, वो नहीं उठते हैं। इसीलिए पूनम जी कभी कभी उन्हें कुंभकर्ण की औलाद भी बोला करती थी, जिसे सुनकर अक्सर कबीर जी का मुंह बन जाया करता था और वो पूनम जी से बोल पड़ते थे, मैं आपको क्या कुंभकर्ण लगता हूँ जो आप इन दोनों को कुंभकर्ण की औलाद बोलती हैं? पूनम जी कबीर जी की बात सुनकर अपने आप को हंसने से रोकती, क्योंकि वो जानती थी अगर वो हंसी तो कबीर जी और ज़्यादा चिढ़ जाएंगे। इसीलिए वो बड़े ही प्यार से उन्हें मनाने के लिए बोला करती थी, अरे आपको कुंभकर्ण हैं तो मैं भी तो आपकी वाइफ हुई ना, हम दोनों कुंभकर्णी हुए। अब चलिए, अब हम ना बातों को भूल जाते हैं और इन दोनों को उठाने की कोशिश करते हैं। पूनम जी अभी यह सब याद कर ही रही थी, तभी कबीर जी बोल पड़े, मुझे कल सुबह 5 बजे जाना है, तो मैं ये तो जानता हूँ कि मेरी प्यारी सी बीवी तो ज़रूर उठी रहेगी, और जहाँ तक मैं अपने बेटे रेहान को जानता हूँ वो भी मुझे छोड़ने के लिए जाएगा। फिर वो आयांश और पूर्णिका की तरफ देखते हुए बोले, ये दोनों तो नहीं उठ सकते, इनसे तो मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो कुंभकर्ण की औलाद बनकर सोते हैं। कबीर जी की बात सुनकर पूनम जी इस बार अपनी हंसी को रोक नहीं पाई और हंसने लगी, और उनको हंसते देख आयांश और पूर्णिका का मुंह बन गया था। वो दोनों रेहान का चेहरा देखने लगे थे, जो मुंह दबाकर हंसने की कोशिश कर रहा था। आयांश रेहान से मुंह बनाकर बोल पड़ा, ब्रो दिस इज नॉट फेयर। यहाँ डैड और मुंह हमारे को इतना कुछ बोल रहे हैं और आप मुंह दबाकर हंस रहे हैं।
अरे आपको तो हमारी साइड लेनी चाहिए ना। आखिर आप हमारे बड़े भाई हो और बड़े भाई का फर्ज होता है अपने छोटे भाई बहनों को हर हालत में हर किसी से बचाना, फिर चाहे बात हमारी मॉम और डैड की क्यों ना हो। कबीर जी आयास और पूजिता की बात सुनकर हंसते हुए बोले, तुम दोनों को चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा मेरी ही तरह रहेगा और आज नहीं हमेशा वो हमेशा मेरी तरफ रहेगा, क्योंकि वो जानता है उसके पापा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बोलकर उन्होंने अपने तीनों बच्चों का माथा चूमा। आज पता नहीं उनका दिल बहुत ज़्यादा उदास था। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही थी, जिसे रेहान और पूनम जी बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। रात के 11 बज चुके थे, जिसे देख रेहान ने पूनम जी को बोला, मॉम मुझे लगता है डैड काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। अब आप दोनों को थोड़ी देर सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह 4 बजे आपको उठना है। तो मुझे डैड को छोड़ने जाना है, तो आप दोनों जाइए और रेस्ट कर लीजिए। इसके साथ साथ उसने कबीर जी को मैसेज कर दिया। जब वो सुबह एयरपोर्ट जाएंगे तो उसने कुछ ज़रूरी बात करनी है। कबीर जी ने रेहान के मैसेज को देखकर रेहान की तरफ देखा तो उसने बस अपनी पलकें हल्के से झपका दी, जिसका मतलब कबीर जी समझ गए थे अगर वो किसी परेशानी में है तो वह अपनी टेंशन छोड़ दे, वह सब कुछ संभाल लेगा। कबीर जी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि रेहान उनके चेहरे को देख उनके मन में चल रहे भाव को बहुत आसानी से पढ़ लेता था, इसीलिए वो चाहकर भी कई बार उसके सामने अपने भावों को निकाल नहीं पाते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर रेहान को पता चल गया वो सबसे ज़्यादा दुखी होगा। अगले दिन रेहान जब कबीर जी को छोड़ने गया तब वो किसी गहरी में सोच में था। रेहान ने काफ़ी कोशिश करी कि वो उनसे पता करे कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कबीर जी ने रेहान को प्रॉब्लम नहीं बताई। वो बस इतना बोल गए थे, मेरे पीछे से अपने भाई बहनों का और अपने मोम का ख्याल रखना। कभी भी किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं। इस बात में कबीर जी रेहान को क्या समझाना चाहते थे वो आज तक समझ नहीं पाया था। एपिसोड 57। कबीर जी रेहान को ये बोलने के बाद चले गए थे। रेहान उनसे उनकी कही बात का मतलब पूछना चाहता था, लेकिन कबीर जी वहाँ एक पल को नहीं रुके, क्योंकि उनकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई थी। रेहान उनके जाने के बाद उनकी कही बातों को काफ़ी देर तक सोचता रहा। उसके बाद वो घर वापस आ गया और उसने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया, लेकिन कबीर जी का उस दिन के बाद कुछ पता नहीं चला। रेहान उनके पीछे अब्रॉड भी गया था उनके बारे में पता करने की कोशिश करने, क्योंकि कबीर जी एक हफ्ते के लिए बोलकर गए थे, लेकिन कबीर जी वापस नहीं आए थे। और जब उसने पता करने की कोशिश करी तो कबीर जी का कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा था, जिसके कारण पूनम जी, अयास और पूर्विका सब लोग परेशान हो गए थे। फाइनली कबीर जी जब वापस आए तो उन्हें आते आते 2 महीने से भी ज़्यादा बीत चुके थे, और इस दौरान कबीर जी बिल्कुल बदल चुके थे। रेहान और पूनम जी ने जब उनसे पूछा कि वह इतने दिनों तक कहाँ थे और उन्होंने एक भी फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो कबीर जी ने उनको ऐसे देखा जैसे वो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। रेहान आज तक उन आँखों को भूल नहीं पाया। वो इतने ज़्यादा बदल चुके थे कि जो इंसान अपने परिवार को इतना ज़्यादा प्यार करता था, आज उसी इंसान की आंखों में अपने बच्चों के लिए, अपनी बेबी के लिए बस नफरत ही थी। सब किस कारण हुआ था ये वो नहीं जानता था। कबीर जी, मैं इतना बड़ा बदलाव क्यों आया था, इस बारे में ना तो आज तक रेहान समझ पाया था और ना ही अयास। जब जब उन्होंने कबीर जी इस बारे में बात करने की कोशिश करी तो कबीर जी ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, उल्टा उन्हीं के ऊपर कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगाकर वो घर से बाहर चले जाते थे। अब तो 3 साल हो चुके हैं। कबीर जी घर पर भी ऐसे ही आते हैं जैसे कोई होटल में रहने जाता हो। उनको किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। फ्लैशबैक एंड। अयास अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी पूनम जी की आवाज़ उसे सुनाई दी।
और वो अपनी यादों से वापस बाहर आ गया। वो पूनम जी की तरफ देखने लगा, जो अभी भी कबीर जी को लगातार फ़ोन मिलाए जा रही थी, लेकिन कबीर जी हर बार की तरह उनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अयांश काफ़ी देर तक अपनी मॉम को परेशान देखता रहा। फिर आखिर में वह उठा। उसने पूनम जी के हाथों से फ़ोन लिया और अपनी गोद में रखते हुए बोला, आप परेशान मत होइए मोम, जब पापा को आना होगा आ जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, मुझे लगता है अब आपको आराम करना चाहिए। पूनम जी अयांश की बातों को सुनकर हंसते हुए बोल पड़ी, क्या बात है, आज तो मेरे छोटे बेटे को मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। तू तो अब तक अपनी मस्ती में बिजी होता है, आज तुझे कैसे याद आ गई अपनी मोम की। पूनम जी की बातों को सुनकर अयांश अचानक ही भूल पड़ा। काफ़ी बार चीज़ें ऐसी ही हो जाती हैं, जिसमें इंसान को न चाहते भी अपने बचपन को छोड़कर बड़ा बनना पड़ता है। तो आप ऐसा ही सोच लीजिए, अब मुझे भी अपने बचपन को छोड़कर बड़ा बनना होगा। वक्त आ गया है कि मैं ब्रो का साथ दूँ और उनके साथ मिलकर सारी चीज़ों को संभालूँ। अयांश की बात सुनकर पूनम जी चौंक गई थी। वो उससे पूछना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उनका बेटा उनको उनकी किसी बात का जवाब नहीं देगा। इसीलिए उसने इस बारे में रेहान से बात करने का सोचा। अयाज कुछ देर तक पूनम जी की गोद में लेटा रहा, फिर अचानक उठा। उसने पूनम जी का हाथ थामा। वो उनको लेकर उनके रूम में पहुंच गया और उनको बेड पर लेटाते हुए बोला, अब आप सो जाइए, आपको आराम करने की बहुत ज़रूरत है। पापा आएंगे तो उनसे खाने के लिए पूछ लूँगा, क्योंकि अभी मैं अपनी पढ़ाई के लिए जगा हुआ हूँ। यह बोलकर अयाज ने उनके रूम की लाइट बंद करी और उनके रूम से बाहर आ गया। अयाज के रूम से बाहर आते साथ ही उसने पूर्विका को देखा, क्योंकि पूर्विका उसी का इंतजार कर रही थी और अयाज को देखते ही बोल पड़ी, अब तू मुझे बताएगा क्या हुआ है, या फिर तुमने कुछ छुपाने का सोच रखा है। अगर तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहता है आयु, तो तू भूल जा, मैं तुझे कुछ भी छुपाने दूंगी। चल तू जल्द से स्टार्ट हो जा, मुझे बता ये आखिर सब चल क्या रहा है। तू अचानक से इतना कैसे बदल गया और तुझे 3 साल पहले की बातें क्यों याद आने लगी। अयांश पूर्विका को देख अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हुआ बोल पड़ा, जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं। मैं काफ़ी दिनों से मॉम को देख रहा हूँ, वो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही हैं। तूने देखा नहीं 3 साल में मॉम कितनी ज़्यादा पतली हो गई हैं। उन्होंने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया है। हाल पर हमारी चिंता, ब्रो की चिंता या पापा की चिंता में लगी रहती है। क्या उनको अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? तो बस मैंने यही सोचा है, अब मैं अपनी तरह से उनकी सारी चिंताओं को ख़त्म कर दूंगा और उनको कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को जिए। उनको भी तो हक बनता है ना, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जीने का। अयांश की बातें पूर्विका के ऊपर से जा रही थी। उसे अयांश आज बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। वह भाई नहीं था जो हर वक्त हंसी मजाक और मस्ती किया करता था, क्योंकि वो अपने जिस भाई को जानती थी वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अयांश से उसके बदलने का रीज़न पूछना चाहती थी। अयांश शायद पूर्विका के दिल में चल रही बातों को समझ गया। वो खुद तो परेशान था और वो पूर्विका को परेशान नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने पूर्विका को सोने का बोल और पूर्विका की किसी भी बात का जवाब दिए बिना वो उसके सर पर हाथ फेरकर अपने रूम में चला गया। पूर्विका अयांश को इस तरह से जाते देख अपने आप से बोल पड़ी, अब इसको क्या हो गया है। एपिसोड 58। पूर्विका अपनी सर को खुजलाती हुई अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ रेहान आस्था को अपनी बाहों में लेकर आराम से लेटा हुआ था। वो भी पुरानी बातों को सोच रहा था। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। उसने झुककर आस्था का माथा चूमा और अपने आप से बोल पड़ा, मैं अब किसी के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा खुद से वादा है। मैं अब उस कबीर मल्होत्रा को अपने परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। आज की रात बड़ी ही भारी थी। आज किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सब अपनी अपनी चिंताओं के कारण आज परेशान थे। सबके दिलों में नफरत की आग जल रही थी। आरना उप समीक्षा किसी भी तरीके से रेहान और कबीर मल्होत्रा को
बर्बाद करना चाहती थी, तो वहीं आदि कपूर नफरत की आग में अंधा हो चुका था। वो कबीर मल्होत्रा और रेहान को अपने हाथों से मारना चाहता था, जिससे उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिल जाए। वहीं अयांश को कबीर जी पर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हर कोई आज अपनी उलझन में था और एक नई सुबह का इंतजार कर रहा था कि आने वाली सुबह क्या परिणाम लेकर आएगी। एक नई सुबह आगाज हो चुका था। अयांश बिल्कुल बदल चुका था। उसने एक ही दिन में अपने आप को इतना बदल लिया कि कोई उसे देखकर कह भी नहीं सकता था कि वो वही अयांश है जो आज तक हंसी मजाक करता था। पूनम जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि उनके बच्चे इस किसी भी कारण से अपने आप को बदलें। उनके बच्चे जैसे थे उनके लिए परफेक्ट थे। वहीं रेहान की नींद भी खुल चुकी थी। एक बार दोबारा से अपनी बाहों में अपनी प्यारी सी बीवी को देखते हुए रेहान ने बड़े बेड पर से उठने से पहले आस्था के माथे को चूमा और हल्के से होठों को चूमकर गुड मॉर्निंग वाइफी कहा और उठकर फ्रेश होने चला गया। उसने वरुण से कहकर पहले ही अपने सारे कपड़े वहां रखवा दिए थे, जिससे कि उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। जब तक रेहान तैयार होकर आया तब तक आस्था भी उठ गई थी। वो अपने चारों तरफ देख रही थी। रेहान समझ गया कि वो उसी को ढूंढ रही है। रेहान ये देखकर मुस्कुराता हुआ आस्था के पास पहुंचा। उसको अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, आप उठते ही इधर उधर क्या देख रही थी? कहीं आप मेरा तो इंतजार नहीं कर रही थी ना? मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। आज तो वैसे भी आई एम वेरी हैप्पी। आज आप डिस्चार्ज हो रही हैं और आज आप अपने ससुराल जा रही हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपका स्वागत मैं उतनी धूमधाम से नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है आपकी और मेरी शादी के बारे में, सिर्फ अयांश, पूर्णिका, वरुण और आपकी बेस्ट फ्रेंड सिमरन के अलावा। लेकिन बहुत जल्द आपका धूमधाम से गृह प्रवेश होगा, ये आपके पति का आपसे वादा है। आस्था रेहान की बात सुन उसके माथे को चूमते हुए बोली, आपको किसने कहा पतिदेव कि मैं इस बात से उदास हूँ? वो तो बस उठने के बाद आप दिखे नहीं तो मुझे लगा शायद कल की तरह आप आज भी बिना बताए चले गए हैं। आस्था अपनी नजरें झुकाकर बात कर रही थी, क्योंकि वो रेहान को देखने से शर्मा रही थी। आस्था के चेहरे पर गुलाबीपन छा चुका था। उसके गाल बिल्कुल गुलाबी हो चुके थे, जिसे देख रेहान अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने आस्था के चिन पर अपनी एक उंगली रखकर उसका चेहरा उठाया, लेकिन आस्था ने तभी उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा। उसने अपनी पलकें झुका रखी थी, जिसे देख रेहान को आस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आया और उसने एकदम आस्था के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसको किस करने लगा। आस्था की धड़कन हर बार की तरह रेहान की नज़दीकियों को महसूस कर बढ़ गई थी, जिसे सुन रेहान के होठों पर स्माइल आ गई। वो और डीपली किस करने लगा। उन दोनों को किस करते हुए 15 मिनट हो चुके थे। आस्था भी अब रेहान का इस किस में साथ दे रही थी और आस्था को साथ देते देते रेहान के दिल की धड़कन भी तेज हो चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे, पर उनके प्यार के दुश्मन बहुत थे। रेहान अभी अपनी प्यारी वाइफ में खोया हुआ ही था कि तभी फोन रिंग होने की आवाज़ आई। आस्था फोन की रिंग से समझ गई कि ये फोन किसी और का नहीं बल्कि उसके प्यारे पापा का है। उसने अपने होठों को रेहान के होठों से हटाना चाहा, पर रेहान आस्था में खो चुका था, इसीलिए वो अलग नहीं हो रहा था। जिसे महसूस कर आस्था ने हल्के से दांत से उसके लिप्स पर काटा, जिससे रेहान के होठों से खून निकलने लगा। वो हटा और बोला, मेरी वाइफी तो जंगली बिल्ली निकली। आस्था रेहान के होठों पर खून देख घबरा गई थी। उसको अपना पिछला रिबट याद आ गया और वो कांपने लगी। आस्था को कांपते देख रेहान को लगा शायद वो उसको काटने के बाद उसे डर रही है कि कहीं रेहान उसे डांटे न। रेहान ने जल्दी से आस्था को अपनी बाहों में कस लिया और बोला, क्या हुआ, आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो गई? मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। अरे काट लिया तो काट लिया, इतना तो कपल में चलता रहता है ना। ये बोलकर उसने हल्के से आस्था के होठों को छुआ।
लेकिन आस्था अपने होश में थी ही नहीं। उसको अपना खून से लथपथ शरीर नजर आ रहा था, जिसको अभी मल्होत्रा ने गोलियां से मारने के बाद कुचलने की भी कोशिश करी थी। आस्था डर से कांप रही थी, जिसे देख रेहान कुछ समझ नहीं पा रहा था। आस्था डर के कारण कुछ बड़बड़ा रही थी। रेहान ने सुनने की कोशिश करी, लेकिन उसको कुछ भी साफ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ इसके अलावा कि उसने मार दिया। इसके अलावा रेहान को कुछ भी समझ नहीं आया। रेहान ने आस्था को कस के अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा, जिससे कि वो शांत हो जाए। आस्था रेहान के बाहों में आने के बाद भी काफी देर तक कांपती रही और थोड़ी देर बाद वो शांत हुई। जब रेहान ने उसको झंझोरा तो कि क्या वो सोच रही है, आस्था होश में आती रेहान के गले लगकर रोने लगी। रेहान आस्था की हालत देख कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक हुआ क्या। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। एपिसोड 59। लेकिन आस्था की हालत ऐसी नहीं थी कि वो रेहान को कुछ बता पाती। रेहान ने कुछ पल अपनी बाहों में कांपती हुई अपनी प्यारी सी वाइफ को देखा, फिर उसने धीरे से अपना फ़ोन निकाला और राज को मैसेज कर दिया। वो जल्द से जल्द पता लगाए कि मुंबई आने के बाद आस्था के साथ क्या क्या हुआ और वो किस कारण इतना डर रही है। लेकिन रेहान ये नहीं जानता था कि वो चाहकर भी इन सब बातों का पता नहीं लगा सकता था, क्योंकि ये सब बातें आस्था के रिबर्थ की थी, जिसके बारे में तो उसे दूर दूर तक पता नहीं था। राज को मैसेज करने के बाद उसने आस्था को देखा, जिसका अब तक कांपना बंद हो चुका था। उसने धीरे से आस्था को अपने आप से अलग करा और आस्था को देखने लगा। आस्था की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसके गालों पर आंसू के निशान थे, जिसे देख रेहान को अपनी धड़कनें रुकती सी लगी। वो आस्था से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। वो उसको ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता था, पर आज की हालत उसको यही बता रही थी। आस्था अपने दिल में कुछ बातें छुपा रही है, वो उसको बताना नहीं चाहती। रेहान ने उसको वक्त देने का सोचा। वो उसका इंतज़ार करना चाहता था, उस वक्त तक का जब तक वो उसको सब बता न दे। आस्था रेहान के सीने से लगी सो गई। रेहान ने उसकी धीमी सांसों को महसूस किया तो उसने उसके माथे को चूमकर उसको आराम से लेटा दिया। वो खुद दूर बैठकर उसको देखने लगा। आस्था को देखते हुए उसके मन में काफ़ी कुछ चल रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके बारे में सब कुछ कैसे पता करे। आज उसने आस्था को पहली बार इतने डर से कांपते हुए देखा था, वरना जब से वो आस्था से मिला था उसने आस्था के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही देखी थी। इवन गोली लगने के बाद भी उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, बल्कि मुस्कुराहट थी और एक अजीब तरह की खुशी थी, जो वो आज तक नहीं समझ पाया। वो अभी इसी बारे में सोच रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन जैसे ही उठाया तो फ़ोन अन्ना का था और अन्ना उससे मिलना चाहती थी। अन्ना का फ़ोन आते देख रेहान का दिमाग गुस्से से खराब हो गया और उसके दिमाग में उसकी वीडियो चलने लगी, जो वीडियो उसके बॉडीगार्ड ने भेजी थी। वो अन्ना को बोलना चाहता था कि वो उस जैसी लड़की से बात नहीं करना चाहता है, लेकिन वो किसी लड़की की बेइज्जती करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी मॉम ने हमेशा लड़कियों की इज्जत करनी सिखाई थी। इसीलिए वो अपने आप को शांत करके आस्था का चेहरा देखने लगा, जिससे उसके चेहरे पर सुकून आ गया। वो आस्था की तरफ देख ही रहा था कि तभी उसके होठों पर कुछ सोचकर मुस्कुराहट आ गई और उसने अन्ना को बोला, मिस कपूर, मैं आज तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो आज आपसे नहीं मिल पाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे कल मिलूँ। रेहान ने सोच लिया था कि अब उसको अपने सो कॉल्ड पापा मिस्टर मल्होत्रा को किस तरह से सबक सिखाना है। वो उनकी ट्रिक को उन्हीं के ऊपर आजमाना चाहता था। वो अन्ना का यूज करके सबसे पहले आदि कपूर को बर्बाद कर देगा, ऐसा उसने सोचा था। इससे उसको काफ़ी सारे फायदे होने थे। एक तो आदि कपूर बर्बाद हो जाएगा और अन्ना का कांटा उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। फिर कभी मल्होत्रा को मौका नहीं मिलेगा रेहान और उसकी मौत को तंग करने का, क्योंकि वो इस गेम की बिसात
भी ऐसी बिछाएगा जिसको सबको अन्ना और आदि कपूर की ही गलती लगेगी। ये प्लान आते ही रेहान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने उसी वक्त वरुण को फ़ोन करके बोल दिया था कि वो आज मल्होत्रा इंडस्ट्री नहीं आने वाला है। आज वो अपना पूरा दिन आस्था के साथ बिताना चाहता है, क्योंकि उसको पता था वो जब मल्होत्रा मेंशन जाएगी तो हो सकता है उसको पूरा दिन बहुत अजीब सा लगे। इसीलिए उसने सोच लिया था कि वो आज पूरा दिन अपने घर पर ही रहेगा, अपने भाई बहनों, अपनी मॉम और अपनी प्यारी सी बीबी के साथ अपना पूरा वक्त बिताएगा। वरुण ने रेहान से कुछ बोलना चाहा, लेकिन वो अचानक ही चुप हो गया, क्योंकि उसको रेहान का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसलिए वो कुछ भी नहीं बोला। वो बस इतना ही बोल पाया, ठीक है रे, मैं ऑफिस संभाल लूँगा। तो भाभी को संभाल, मैं शाम को तुझसे मिलने मल्होत्रा मेंशन ही आ जाऊँगा, तभी हम लोग भाभी से मिल लेंगे। मैं सिमरन जी को भी अपने साथ ले आऊँगा, जिससे वो भी भाभी से मिल सकें। रेहान सिमरन के आने की बात सुन बोल पड़ा, तुम उनको पीछे वाला गेट से लेकर आइयो, क्योंकि अगर सिमरन को मम्मी घर पर देखी तो उनके मन में काफ़ी सारे सवाल आ जाएंगे। मैं मोम को अभी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ, ये तू अच्छी तरह से जानता है। जब तक मैं मोम को मिस्टर कबीर मल्होत्रा की सारी सच्चाई सामने नहीं लाकर रख देता, तब तक मैं मोम को अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। वरुण रेहान की बात सुनकर चुप हो गया। फिर 2 मिनट के बाद बोल पड़ा, रे, मुझे तेरे पापा के बारे में कुछ बात करनी है। मैं जब शाम को मल्होत्रा मेंशन आऊँगा तब मैं तुझसे उनके बारे में बात करता हूँ। रेहान वरुण की बातों को सुनने के बाद चौंका नहीं, जिसे महसूस कर वरुण रेहान से बोल पड़ा, रे, तू सब कुछ जानता है तो भी तू इतना शांत कैसे बैठ सकता है? तो उस इंसान को अभी भी कुछ नहीं बोलेगा। मैं जानता हूँ वो तेरे पापा है, तू चाहकर भी उनको उल्टा सीधा नहीं बोल सकता है, लेकिन तू उन्हें रोक तो सकता है ना। वो तेरे ही पीठ पीछे तेरे ही दुश्मनों को तेरे को ही मारने का बोल रहे हैं। वरुण की बात सुनकर रेहान वरुण से बोल पड़ा, मैं सब जानता हूँ वरुण, मैं बस उनको नीचता की हद तक गिरते हुए देखना चाहता हूँ। एक पिता कितनी हद तक नीचे गिर सकता है अपने ही बेटे को नीचा दिखाने के लिए। एपिसोड 60। रेहान की बात सुनकर वरुण चुप हो गया और वह समझ गया था कि रेहान के दिमाग में जरूर कुछ प्लान चल रहा है। इसीलिए उसने इतना ही बोला, मैं तेरी मदद करने के लिए हॉस्पिटल आ जाता हूँ, क्योंकि तू एकदम से भाभी को अंदर मल्होत्रा मेंशन ले जा नहीं पाएगा। रेहान वरुण की बात सुनकर बोल पड़ा, नहीं, तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्होत्रा इंडस्ट्री को संभाल, मैं नहीं हूँ तो पीठ पीछे तेरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बाद एक तू ही है जो डिसीजन ले सकता है। ये बात तो अच्छी तरह से जानता है। इस बारे में अभी मिस्टर कबीर मल्होत्रा को नहीं पता है कि मैंने तुझे साइनिंग अथॉरिटी दे रखी है। अगर उन्हें पता चल गया तो और शोर हो जाएगा। इसीलिए तू वही रुक, मैं राज के मदद से तेरी भाभी को अंदर ले जाऊंगा। तू बेफिक्र रहे, मैं उनके पास किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। उनको अगर तूने अपनी बहन माना है तो तू ये क्यों भूल जाता है, वो रेहान मल्होत्रा की दिल की धड़कन है। मैं एक पल को अपनी बदनामी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उनकी बदनामी मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। वरुण रेहान की बात सुनकर हंसते हुए बोल पड़ा, हाँ, ये बात मुझे ज़्यादा अच्छी तरह कौन जान सकता है। उदयपुर की वो रात में अभी तक नहीं भूला हूँ, जब तूने बारिश में ही मुझे उनके बारे में सब कुछ पता करने को बोला। वरुण की बात सुनकर रेहान भी एक पल को उन्हीं लम्हों में डूब गया जब उसने पहली बार आस्था को उस होटल की रूफटॉप पर देखा था। आस्था जब उस शीशे के पास आकर खड़ी थी तो वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, और उसके कानों में वो गाना एक बार दोबारा से बजने लगा, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। रेहान को चुप देखकर वरुण हंसते बोल पड़ा, भाई तू है या यहाँ पर या फिर अपनी यादों में निकल पड़ा। तुझे एक बार
फिर उन्हें लम्हों की याद आ गई। वरुण की आवाज़ सुनकर रेहान अपने होश में आया और बोला, तू भी ना कुछ फालतू बोलते रहा कर, और कुछ काम नहीं है तुझे लगता है। मुझे अब सिमरन से तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। वैसे तू मुझे तंग करना बंद कर और ये बता, तू सिमरन को कब बता रहा है अपने दिल की हालत के बारे में? देख यार, तेरी तो शादी हो गई है, अब मैं एक शादीशुदा आदमी बन चुका हूँ, तो मैं अपने दोस्त को कुंवारा कैसे रहने दे सकता हूँ। मुझे लगता है अब तुझे भी सिमरन से अपनी शादी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तुम दोनों को भी बहुत जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम दोनों दोस्त शादीशुदा हो जाएंगे और हमारी बीवी हमें तंग करेंगी, जैसे कि बाकी लोगों की बीवियाँ उन्हें तंग करती हैं। वरुण रेहान की बात सुनकर हंसते हुए बोल पड़ा, क्यों तुझे मेरी आज़ादी बर्दाश्त नहीं हो रही है? तूने शादी कर ली है, मैंने तुझे नहीं रोका ना, तू मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गया? मेरे भाई, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। अगर सिमरन मेरी वाइफ में बन गई ना तो मेरी लाइफ का कबाड़ा ही हो जाना है। ये बात तू अच्छी तरह से जानता है रे। वो इतना ज़्यादा बोलती हैं, कई बार तो मुझे समझ में नहीं आता उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी आती कहाँ से है। वो इतना बोल कैसे लेती है? रेहान वरुण की बातों को सुनकर हंसते हुए बोल पड़ा, तो तुझे तो सिमरन का बोलना ही ज़्यादा पसंद है, फिर तू आज शिकायत कैसे कर रहा है? वरुण कुछ बोल ही नहीं पाया था क्योंकि उसकी नज़रें अपने गेट पर पड़ी, जहाँ पर सिमरन मुंह फुलाकर उसे देख रही थी। एक्चुअली सिमरन वहाँ पर कुछ फाइल देने आई थी और उसने वरुण की बातें सुन ली थी कि वो उसके बारे में क्या बोल रहा है, जिससे सिमरन को गुस्सा भी आने लगा और उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था कि वरुण उसके बारे में क्यों बात कर रहा है। वरुण ने सिमरन को देखते साथ ही बिना कुछ बोले जल्दी से फ़ोन काट दिया और सिमरन से बोल पड़ा, अरे मिस सिमरन, कुछ काम था, बताइए आप यहाँ क्या करने आई हैं? सिमरन मुंह फुलाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, सर आप मेरे बोलने से कुछ प्रॉब्लम है क्या? अभी आपने किसी को बोला मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ? अरे मैं इतना कहाँ बोलती हूँ, आप लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। वहाँ अम्मी भी मुझे यही बोलती है, सिमी तू हर वक्त इतना क्यों बोलती रहती है, सबके कान पका देती है। आज आपने भी ये बात बोली। आप लोगों को अगर मेरे बोलने से इतनी ज़्यादा चिढ़ होती है तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं चुप हो जाऊँगी। सिमरन की बात सुनकर वरुण को हंसी आ रही थी क्योंकि सिमरन ये सब बोलते हुए बड़े अजीब तरह से मुंह बना रही थी, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। वरुण ने सिमरन का हाथ पकड़ा, वो भी बड़े हक से, लेकिन सिमरन ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वरुण उसका हाथ थाम उसको लेकर सीट पर बैठ गया और बोला, इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हैं मिस सिमरन? मैं तो बस मजाक कर रहा था रे से। मैं किसी दूसरे से नहीं बल्कि आपके प्यारे से जीजू से बात कर रहा था। रेहान का फ़ोन आया था, उसने मुझे बताया था कि वो भाभी को लेकर घर जा रहा है, तो मैंने उसे बोला कि मैं आपको लेकर घर पर जा हूँ, तो उसने बोला कि वो खुद ही भाभी को आपसे मिलवाने ले आएगा। सिमरन ये सुनकर खुश हो गई थी कि आज आस्था को डिस्चार्ज मिल जाएगा और वो रेहान के साथ अपने घर चली जाएगी। लेकिन सिमरन उदास हो गई क्योंकि वो आस्था से मिलना चाहती थी। सिमरन को उदास देख वरुण को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत जल्द आपको आपकी दोस्त से मिलवा दूंगा। सिमरन उदास थी और अकेले महसूस कर रही थी। आज उसको वरुण की बात बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप उठकर बाहर जाने लगी। तभी वरुण ने उसे रोका और बोला, मुझे आपसे कुछ कहना है। अगर आप फ्री हैं तो क्या मैं आपसे